नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित ख्याति प्राप्त लेखिका सुनीता जैन की कहानी विरथा जन्म हमारो। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बिरथा जन्म हमारो। साथ वाले वकील साहब की आज शादी है। मेरा अभी विवाह नहीं हुआ और शादी ब्याह के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। वकील साहब का बंगला हमारे बंगले से इस तरह सटा हुआ है कि अपने बगीचे में बैठी मैं दीवार के टूटे हिस्से में से बहुत कुछ देख सकती हूँ। बहुत साल हुए बरसात में बीच की यह दीवार गिर गई थी, फिर उठाई नहीं गई। हम लोगों में स्नेह इतना है कि आने जाने का मार्ग सहल हो जाने से हम सब प्रसन्न ही हैं। देखती हूँ कि पूरा आयोजन हो चुका है। बारात का समय हो चला है। लाल बजरी के ग्रेवल पर दो मसचकी पानी छिड़क रहे हैं और नाते रिश्तेदारों की खासी भीड़ हो गई है। जी में आता है वकील साहब से लड़ पड़ूं। माँ बिगड़े चाहे जो हो, भला कोई बात है? वकीलिनी आंटी के मरते ही 2 महीने में वकील साहब दूसरा ब्याह रचा लें। जैसा अनुमान था, माँ मुझे बगीचे में बैठी देख प्रसन्न नहीं हुई। आकर बोली, अरे शादी में चलना है कि नहीं? बैंड वाले आ गए, घोड़ी तैयार है और तू किताब लिए बैठी है। कैसी लड़की है? मुझे नहीं जाना माँ, तुम जाती हो तो जाओ। आखिर कोई बात भी तो होगी ना जाने की। पड़ोस का मामला है, वे लोग क्या कहेंगे? हमेशा की नाराज़गी हो जाएगी। तुम कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर तू चलती क्यों नहीं? सब तो जा रहे हैं। फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया, भूखी रहेगी क्या? मुझे तो आज भूख ही नहीं है। तुम भी कैसी हो माँ? वकीलिनी आंटी से तो इतना प्यार था तुम्हें और उनके मरने पर वकील साहब के दूसरे ब्याह में जा रही हो। बेटा, भाग्य पर क्या वश किसी का। कमला तो मुझे सगी बहन से भी ज़्यादा थी। कहते हुए माँ बराबर की कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन वकील साहब से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी जल्दी दूसरा ब्याह रचा लेंगे। उस बेचारे को क्यों दोष देती हो? उसको क्या सुख होता होगा? देखा नहीं बीमारी में कितनी सेवा की थी कमला की। ब्याह तो बच्चों के खातिर कर रहा है, ना कि अपने लिए। यह तो सब बहाना है माँ। कभी सौतेली माँ से सुख होता है बच्चों को? इतना पैसा है, आया क्यों नहीं रख लेते? कैसी बातें करती है। माँ माँ ही रहेगी, नौकर नौकर। और सौतेली होने से ही क्या वह प्यार नहीं करेगी? सब एक से नहीं होते। तू तो गुस्से में है। अब बता, वकील बेचारा घर को देखे कि काम पर जाए? ब्याह हो जाएगा तो घर की चिंता से मुक्त रहेगा। अगर बुरी भी आ जाती है तो बच्चों का भाग्य। इतने ही भाग्यवान होते तो अपनी माँ क्यों मरती बेचारों की। जब मेरा ब्याह हुआ था तो ब्याहली की गोद में तेरे बड़े भैया को बिठा दिया था तेरी दादी ने। बेचारा 1.5 वर्ष का था कुल, और पूछ ले जो एक दिन भी उसे दुख दिया हो। उल्टे तुम सबसे ज़्यादा मुझे उसी से मोहब्बत है। माँ से मैं जिरह में सदा हारी हूँ। माँ चली गई और बारात भी चल पड़ी। एक मैं ही अभी भी लॉन में बैठी हूँ। लाउड स्पीकर के गानों के मारे सिर फटा जा रहा है। सुना है दिल्ली में तो अब शादी में लाउड स्पीकर लगने बंद हो गए हैं, पर अपना मेरठ अभी इतना मॉडर्न नहीं हुआ। सो भें भें की आवाज़ करते घिसे पिटे गाने बज ही रहे हैं। पता नहीं दूसरों का चैन छीन लेने वालों पर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स क्यों नहीं लगाती। नई वकीलिनी आज दोपहर ही आ गई। नवजात शिशु और वधू, 2 चीज़ें देखने का लोभ मैं कभी संवरण नहीं कर सकती। अपनी नाराज़गी को ताक पर रखकर भी बहू देखने गई। अधिकतर नई बहू को घेर घार कर सारा कुनबा बैठा रहता है, पर वकीलिनी एक तरफ लाल धोती में सिकुड़ी सी बैठी थी। माथे पर नाक तक का घूंघट था। मैंने उठाकर देखा तो देखती ही रह गई।
कठिनता से 17-18 बरस की होगी। रो रो कर आंखें सूजी थी, पर चेहरा बड़ा स्वस्थ भरा भरा था। वह सिर झुकाए बैठी ही रही। देखा कि घर में बहू के प्रति विशेष कौतूहल नहीं है, थोड़ी चुहल है। एक तो बेचारी दूसरी थी, तिस पर गरीब गांव घर की। दहेज के नाम पर कुछ एक सूती धोतियां वगैरह ही लाई थी। वहाँ भी किसी को कुछ आशा नहीं थी, सो सब खाने पीने में मगन थी। थोड़ा बहुत कौतूहल यदि किसी को था तो बच्चों को, वकील साहब के 6 बच्चों को। बारी बारी से आकर वे अपनी नई माँ को देखते और चले जाते। उसे देखने में आशा से अधिक भय था, जो सौतेली शब्द से उपजा होगा। मैं जितने गुस्से में गई थी, वकीलिनी को देखकर उससे कहीं अधिक आक्रोश में भरी लौटी। आते ही माँ से उलझ पड़ी। देख लिया ना माँ, वकील साहब को तुम तो कहती थी बड़े बेचारे हैं, क्या हक था उन्हें ऐसी बहू लाने का? क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या? आप तो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं और बहू लाए हैं 16 बरस की, मुझसे भी छोटी। शर्म कर, क्या अशुभ बोलती है? 40 का ही तो है। दुगने से ज़्यादा हुआ कि नहीं? 30 पर 6 बच्चे भी उसे पालने होंगे। वह तो खुद बच्ची सी है। राजेश की माँ नहीं, बहन जंचती है। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा है कि क्या बताऊं। सच कहो माँ, विदुर से ब्याह होने में बुरा नहीं लगता? माँ कुछ बोली नहीं। जब आंख का पानी आटे में गिरने से रोकने को उसने पल्ला उठाया तो मैं चेती। छी, भला माँ से ऐसी बात की जाती है? होंठ चबाती मैं वहाँ से उठ गई। वकील साहब और हमारे घर के बीच एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिससे दोनों घरों की मिनट मिनट की स्थिति रनिंग कमेंट्री की तरह हमें मिलती रहती है। नहीं समझे आप? वह हमारी महरी है ना, जुगनी, वही हमारा जीता जागता ट्रांसमीटर है। सबसे पहले खबर आई, विस्फोट। नई बहू एकदम छोटे घराने की, निर्लज्ज आचार विचारों की, बेहया इतनी कि ब्याह के अगले दिन ही घूंघट को तिलांजलि दे, पल्ला पीठ में खोसे मर्दानी बनी घूम रही है और एक एक कर महीनों से ठहरी चाची बुआ मौसियों को विदा दे रही है। सुनकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ने घी का काम किया। जुगनी भभकी, अरे बिटिया, हैरत क्या? उसे क्या पता बड़े घर की बहू बेटियों का सहूर कायदा। गांव में धंधा पेला 2 जून का खा लिया, सो यहाँ भी यही करने लगी। देख लेना, 2 दिन में ही मिस्टर को भी छुट्टी दे देगी। अब गए पहली वकीलनी के दिन। अब बच्चों का भगवान ही मालिक है। मुझे भी चिंता बच्चों की ही थी, खासकर सबसे छोटी पिंटू में तो मैंने अपनी जान बसा छोड़ी थी। अगर वकीलिनी ने उसे मारा तो मैं क्या कर सकूंगी? वह तो माँ है उसकी। चले थे ना दूसरा ब्याह करने, अब ले मजे। दोपहर को फिर कमेंट्री हुई। वकील साहब तो सिटपिटाए से कोर्ट चले गए हैं, रिश्तेदार भी सब जा रहे हैं और मल्लो रानी सारा घर साफ करवाने में लगी है। शाम को बिन्नो उधर से निकला। मैंने पकड़कर पूछा, अरे बिन्नू, माँ कैसी हैं? पता नहीं, वह भाग गया। मैं असमंजस में ही रह गई। जरा दिन चढ़े सोकर मैं उठती हूँ। अगले दिन उठकर घर की दरार में से झांका तो धक्का सा लगा। वकील साहब के यहाँ बड़ी शांति थी। बच्चों का कोलाहल सुनाई नहीं देता था। रोज तो लॉन में लड़ते झगड़ते खेलते रहते थे सब। 10-1 बजे फिर उधर निगाह गई। देखा 5 लड़के नहाए धोए बरामदे में कतार बांधे बस्ता पट्टी लिए बैठे हैं और गिरधर शास्त्री स्टूल पर बैठे उनका काम जांच रहे हैं। बच्चे कोई विशेष प्रसन्न नजर नहीं आते। गर्मियों की छुट्टियों में विद्यारंभ देखकर कुछ सोचूं कि इसके पहले ही खबरें आने लगी। जुगनी ने आकर बताया, जो कहा था वही हुआ ना आखिर। मिस्र की छुट्टी, चौका चक्की खुद संभाले बैठी है और मिस्र के बदले शास्त्री जी बुलाए गए हैं। बच्चे बेकार झंझट में फंसा दिए गए हैं अभी से, बेचारे। दोपहर कोई 2 बजे
राजेश माँ से सिलाई की मशीन मांगने आया। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों रे, क्या करेगा मशीन का? वह जो माँ है ना, उन्होंने मंगाई है ताई। मुन्नी की और गुड्डू की बनियान जांघिया सिएंगी। इतनी धूप में? बला की तो गर्मी है। भला यह टाइम है कपड़े सीने का? सुबह से क्या कर रही थी? सुबह खाना बना रही थी। मिस्र जी तो चले गए ना? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। रज्जो बेटा, भला यह मिस्र क्यों निकाला उसने? कब से तो था, पड़ा रहता। पता नहीं ताई। राजेश मशीन ले गया। माँ बड़बड़ाई, मुझे तो रंग ढंग ठीक नज़र नहीं आते। ऐसा तो न कभी देखा न सुना। जब देखो काम में ही लगी रहती है यह लड़की। उसके कोई 2 दिन बाद पिंटू मेरी गोद में थी। मैं पत्रिका देख रही थी। माँ ने पूछा, ए पिंटी, तेरी माँ क्या कर रही है? पूजा कर रही है भगवान की। ताई, माँ ने बड़ा अच्छा मंदिर बनाया है। कृष्ण भगवान रखे हैं, रोज पूजा करती हैं। वह रात में भी वहीं सोती है। कल से तो मैं भी वहीं सोऊंगी। मंदिर में सोने से रात को डर नहीं लगता। माँ कुछ देर चुप बैठी रहीं और फिर एकाएक चप्पल पहनकर वकील साहब की ओर चल दी। माँ तो अक्सर वहाँ जाती ही रहती थी। मैं पत्रिका पढ़ती रही और बोर होकर पिंटू मेरी गोद में ही सो गई। मैं कंधे उसे लगाकर उसके घर ले चली। पिंटू को चारपाई पर लिटाकर मुझे कुछ देर उसे थपकना भी पड़ा, क्योंकि वह जाग गई थी और मेरा आंचल छोड़ती ही नहीं थी। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि दोपहर के सन्नाटे में बराबर के कमरे की खुली खिड़की से माँ की आवाज़ आई, बहू, अपना कुछ ख्याल रखा कर, गर्मी बहुत है, बीमार पड़ जाएगी। नहीं अम्मा, मैं तो ठीक हूँ। यह अम्मा बेटी कब से हो गई दोनों? माँ पता नहीं कैसे सबसे रिश्ता जोड़ लेती हैं। ठीक कहाँ है? मुझे तो ठीक नहीं लगती। मिस्र को क्यों निकाल दिया? गर्मी में खुद खटती रहती है। अम्मा, स्त्री के रहते खाना कोई और बनाए, यह तो अच्छा नहीं है ना। खाली बैठी मैं ही क्या करूँगी? मास्टर जी भी तो आने लगे हैं। अभी तो स्कूल भी नहीं खुले, मास्टर क्यों लगा लिया? क्या करूं? घर की सफाई कराई तो एक का भी तख्ती बस्ता साबुत नहीं मिला। लगता है महीनों से इन सब ने कुछ पढ़ा ही नहीं। अभी कचाई निकल जाएगी तो अच्छा है। बहू, यह मंदिर कब बना लिया तूने? और यह अपनी क्या हालत बना रखी है? न तन पर ढंग का कपड़ा, न हार, न झुमका। यह तो जीवन के साथ है अम्मा। श्रृंगार करके क्या करना है? और तू सोती भी यहीं है? माँ ने हौले से पूछा, मानो कठिनता से इतनी देर रह सकी थी। वकील साहब कहाँ सोते हैं? अपने कमरे में। बैठक में? जी। यह क्या बात हुई? तू बच्चों को लेकर अलग पड़ी रहती है, और तेरे ब्याह को दिन ही कितने हुए हैं? लड़ाई हो गई क्या? अभी नहीं खाए पहनेगी तो फिर कब? झगड़ा हो गया हो तो मुझे बता। देख, कोई बात हो तो मुझे बता। तेरी माँ के बराबर हूँ। तेरे से पहले जो थी वह भी बहुत मानती थी। बचपने में आकर कुछ कर न बैठना। उधर से धीरे धीरे सिसकने का स्वर आने लगा। पिंटू को थपकाता मेरा हाथ एक बारगीर थम गया। माँ उसे सहलाकर सांत्वना में कुछ कह रही थी। क्या बात हुई समझ नहीं आई। फिर सिसकियों में नई बहू की आवाज़ उभरी। ब्याह की रात कहने लगे, मेरे बच्चों का ख्याल रखियो, यही तेरे भी बच्चे हैं। ईश्वर के दिए पहले से ही 6 हैं, इसलिए इंतज़ाम कराया हूँ। परसों ही ऑपरेशन करवा लिया है अपना। क्या? वकील साहब ने ऑपरेशन करवा लिया शादी से पहले ही? हाँ माँ जी, लेकिन एक बात का उनका उपकार है कि पहले ही बता दिया, नहीं तो गल गल कर मैं मरती। अब तो बच गई। यह शरीर भगवान को सौंप दिया है, उन्हें चढ़ा दिया है। नहीं तो यह देह कलंकित हो जाती, जूठी हो जाती। माँ, कैसी बात कहती है बहू? ठीक कहती हूँ माँ जी। ज़्यादा पढ़ी लिखी मैं नहीं हूँ। शास्त्र कुछ पढ़े हैं, उनमें लिखा है
स्त्री और पुरुष में शरीर का कर्म संतान की इच्छा से ही होना चाहिए, अन्यथा यह दुष्कर्म होगा, व्यभिचार होगा। जब संतान होनी ही नहीं, फिर यह कर्म कैसा? नहीं माँ, वह तो अधर्म है, घोर पाप। मैंने उन्हें कह दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे बच्चों को भी माँ की तरह पालूंगी, पर शरीर मेरा मत छूना कभी भी, वह तो मैं अर्पण कर चुकी हूँ कृष्ण महाराज को। इसके बाद एक हृदय विदारक सिसकी सुनाई दी। फिर आवाज़ आई, बड़ी कटी सी, थकी सी, जो आवाज़ से अधिक आह थी। उन मेरी जीजी को 6 लाल दिए इन्होंने माँ, एक मुझे भी दे देते तो जीवन सफल ना हो जाता, बिरथा तो ना जाता। उस रुलाई को सुनने की शक्ति मुझ में नहीं थी। मैं वैसी की वैसी बनी बैठी रह गई, समझ ना पाई भाग जाऊं या सुनती रहूं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।